Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Naimullah and today's my presentation topic is primary hemostasis. हेमोस्टेसिस क्या है? हमारे पास जब भी हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर भी इंजरी हो जाता है या हमें मेजर या माइनर इंजरी हो जाता है तो वहाँ से ब्लड लॉस शुरू हो जाता है। तो हमारी बॉडी की ये कोशिश होती है कि उस ब्लड लॉस को प्रिवेंट कर सके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोस्टेसिस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीमोस्टेसिस, प्राइमरी हीमोस्टेसिस एंड सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। प्राइमरी हीमोस्टेसिस हमारे पास क्या है? प्राइमरी हीमोस्टेसिस हमारे पास एक टाइप ऑफ हीमोस्टेसिस है जिसके अंदर जब भी एंडोथेलियल सेल डैमेज हो जाता है तो वहाँ पर 3 बड़े स्टेप्स आते हैं। Number 1, platelets adhesion, second number platelet aggregation and third one is primary platelet plug formation। तो आइए चलते हैं कि ये किस तरह आते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। जब भी हमारे पास एंडोथेलियल सेल डैमेज हो जाता है या इंजर्ड हो जाता है तो वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट केमिकल रिलीज हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं वॉन विलेब्रांड फैक्टर। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बज़ाते ख़ुद जाकर उस इंजर्ड टिश्यू या इस एंडोथेलियल सेल के साथ अटैच हो जाता है, जबकि वहाँ पर कोई प्लेटलेट मौजूद नहीं होता, यानी ये जाकर नॉन प्लेटलेट एरिया के साथ अटैच हो जाता है। फिर क्या कर देता है कि ये प्लेटलेट की मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन 1 भी कहते हैं, तो ये उसको सिग्नल देता है और वो आके वॉन विलेब्रांड फैक्टर के साथ अटैच हो जाता है थ्रू ग्लाइकोप्रोटीन 1b। ठीक है, तो उस होल प्रोसेस को हम कहते हैं प्लेटलेट एडहेजन कहते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो प्लेटलेट्स हैं ये हमारे पास किस तरह एक्टिवेट हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, जब हमारे पास ये डैमेज हो जाता है तो वहाँ से एक केमिकल रिलीज़ हो जाता है जिसको हम कहते हैं वॉन विलेब्रांड फैक्टर, और ये एक्टिवेट कर देता है एक रिसेप्टर को जो कि प्लेटलेट्स की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 1b। और ये जो प्लेटलेट का मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमारे पास फास्फोलाइपेज प्रेजेंट होता है और इसका ब्रेकडाउन हो जाता है एराकिडोनिक एसिड के अंदर, तो वहाँ से थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज़ हो जाता है। और इसका मेन फंक्शन ये है कि हमारे पास ये हेल्प कर देता है एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स के अंदर, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि वहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हो रहे हैं। प्लेटलेट एडहेजन जो कि इम्पॉर्टेंट है कि वॉन विलेब्रांड फैक्टर को प्लेटलेट के साथ अटैच करें, लेकिन प्लेटलेट एग्रीगेशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्लेटलेट्स आ रहे हैं और इसका एग्रीगेशन नहीं होता तो वहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, और उसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है उसकी फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर हमारे पास प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन नहीं होता तो ये प्राइमरी हेमोस्टेसिस सेकेंडरी हेमोस्टेसिस के अंदर नहीं चला जाता। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है प्लेटलेट एग्रीगेशन। फिर इसका दूसरा जो मेन फंक्शन है वो वेजो कंस्ट्रक्शन है। अब आते हैं कि हमारे पास जो एंडोथेलियल सेल इंजर्ड हो जाता है तो वहाँ पर क्या काम होता है कि ब्लड लॉस को थोड़ा सा प्रिवेंट करे स्लोली एंड ग्रेजुअली। वहाँ पर सबसे पहला जो काम होता है वेजो कंस्ट्रक्शन, जितने भी वेसन्स हैं वहाँ पर तो उसको कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, उसको उसका जो डायमीटर है उसको मिनिमाइज़ कर देता है। फिर वहाँ पर क्या हो जाता है कि जितनी भी स्मूथ मसल्स हैं उसके अंदर भी मायोजेनिक कंस्ट्रक्शन फॉर स्मूथ मसल की जितनी भी स्मूथ मसल है वो भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे पास। तीसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एपिथेलियल सेल्स हमारे पास वेजोडाइलेटर प्रोड्यूस कर देता है वहाँ पर। फिर बात कर देते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट्स कि हमारे पास जो एग्रीगेशन का प्रोसेस हो जाता है या हमारे पास जो प्लेटलेट एक्टिवेटेड सब्सटेंस है या जो
क्लॉटिंग फैक्टर है ये कहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। ये तो मोस्ट कॉमनली हमारे पास जितनी भी क्लॉटिंग फैक्टर है ये लिवर से रिलीज़ हो जाता है, लेकिन प्लेटलेट की मेम्ब्रेन, प्लेटलेट की जो स्ट्रक्चर है हमारे पास उसके अंदर अगर हम देख ले तो दो तरह के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रेन्यूल और दूसरे को अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स और डेंस ग्रेन्यूल्स। तो ये दोनों ग्रेन्यूल्स, अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स हमारे पास फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 5 और 8 को क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है। और एक और चीज़ जो कि प्लेटलेट डेराइव ग्रोथ फैक्टर है, ये चीज़ भी हमारे पास प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन जो डेंस ग्रेन्यूल्स है वो हमारे पास प्लेटलेट एक्टिवेटेड सब्सटेंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैल्शियम को रिलीज़ कर देता है जो कि हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेरोटोनिन को। और जो एडीपी है हमारे पास, तो ये हेल्प कर देता है प्लेटलेट एग्रीगेशन के अंदर। तो ये तीनों की तीनों प्रोसेस हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। अगर प्लेटलेट एडहेजन नहीं होता तो फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन कैसे होगा? अगर प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होता तो फिर हमारे पास जो प्लेटलेट प्राइमरी प्लेटलेट प्लग का जो फॉर्मेशन है तो ये किस तरह होगा? अगर प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन नहीं होता तो ये प्राइमरी हेमोस्टेसिस सेकेंडरी हेमोस्टेसिस के अंदर कैसे चला जाएगा? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं और इसका हर एक स्टेप का अपना अपना इम्पॉर्टेंस है। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताऊंगा सिंपली कि जो प्राइमरी हेमोस्टेसिस है या सेकेंडरी हेमोस्टेसिस, तो उनकी बीच या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी हेमोस्टेसिस एंड सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ज़बरदस्त डिफरेंस है तो वो ये है कि हमारे पास जो प्राइमरी हेमोस्टेसिस है उसके अंदर कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर या कैस्केड हमारे पास इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन जो सेकेंडरी हेमोस्टेसिस है तो ये तो टोटली डिपेंड ऑन क्लॉटिंग फैक्टर कि वहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7, 5, 8, 10 और 12 ये सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात है। और वहाँ पर 3 पाथवे है, तीनों के अंदर हमारे पास जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो यूज़ हो रहे हैं। तो वहाँ पर फिर जाके हमारे पास सेकेंडरी हेमोस्टेसिस इख्तिताम पजीर हो रहा है। तो इसलिए मैं प्राइमरी हेमोस्टेसिस की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है और सेकेंडरी हेमोस्टेसिस की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। लेकिन ये 3 स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं प्राइमरी हेमोस्टेसिस और सेकेंडरी हेमोस्टेसिस के लिए: प्लेटलेट एडहेजन, प्लेटलेट एग्रीगेशन और प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अगर ये तीनों स्टेप में से कोई भी स्टेप के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है तो डेफिनेटली इसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे पास पूरा का पूरा हेमोस्टेसिस के ऊपर होगा। यानी सेकेंडरी हेमोस्टेसिस के अंदर प्राइमरी हेमोस्टेसिस सेकेंडरी हेमोस्टेसिस के अंदर नहीं चला जाएगा। तो वहाँ पर जो हेमोस्टेसिस का जो मेन एम है या इम्पॉर्टेंस है तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा।